नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स और उसके की इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमी को एज अ होल। इट डील्स विद एग्रीगेट्स में डील करता है, जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये सब किसके अंडर आती हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ये जो टर्म है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी बुक में पहली बार यूज़ किया था। बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1936 में। तो वहाँ पे इस बुक में ये आपको टर्म देखने को मिलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार ये टर्म किसने यूज़ किया, तो याद रखना जॉन मेनार्ड कीन्स, जिसको जेएम कीन्स के नाम से जनरली आप रेफ़र करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है समझने में कि हमारी इकोनॉमी कैसा फंक्शन कर रही है नेशनल लेवल पर और साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर। मतलब ये इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता, it does not talk about individuals, बट ये इकोनॉमी एज अ होल को लेके स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल्स पर फोकस करता है। अभी मैंने बताया कि मैक्रो इंडिविजुअल्स पर फोकस नहीं करता। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कंज्यूमर्स पर फोकस करता है, इंडिविजुअल फर्म्स पर फोकस करता है, मार्केट्स पर फोकस करता है। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो फोकस करता है पूरी इंटायर इकोनॉमी पर। ठीक, ये इंटायर इकोनॉमी पर फोकस करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप किसी स्पेसिफिक गुड की प्राइस डिटर्मिनेशन को स्टडी करेंगे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है नेशनल इनकम को, इन्फ्लेशन को और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को भी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? प्रोडक्ट्स की डिमांड और सप्लाई के साथ डील करता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल यूनिट्स पर फोकस करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रॉडर इकोनॉमिक इश्यूज पर फोकस करता है। राइट, कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, देखते हैं। सबसे पहला तो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी टोटल इनकम अर्न बाय अ नेशंस रेसिडेंट। जो किसी एक नेशन में, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में रहने वाले लोग की टोटल इनकम क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़ इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? तो जब किसी चीज़ की मतलब गुड्स और सर्विसेज, इनकी प्राइस में राइज हो जाए, मतलब जितनी ये पहले थी जो इनकी जनरल प्राइस होती है उससे प्राइस बढ़ने लग जाए, तो इसी को हम कहते हैं क्या? इन्फ्लेशन, जिसको हम आमतौर पर महंगाई भी कहते हैं। तो इन्फ्लेशन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में राइज होना। थर्ड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो लोग काम करना चाहते हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब ना मिल पाना, इसको हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखो, परसेंटेज ऑफ पीपल एक्टिवली सीकिंग जॉब, जो जॉब ढूंढ रहे हैं बट अनेबल टू फाइंड वर्क, लेकिन उनको मिल नहीं रहा कोई काम, तो इसी को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ, और एक बहुत ही आपने कॉमन टर्म सुना होगा, जीडीपी। जीडीपी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। यानी आपकी कंट्री में, मान लो इंडिया में, एक साल में, विद इन अ ईयर, ये एक साल की बात की जा रही है, तो एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनके मार्केट वैल्यू का सम ही क्या है? जीडीपी है। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी एक पॉलिसी होती है, सिंपल। और ये कौन बनाता है? तो सेंट्रल बैंक बनाता है। सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया में? आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो हमारी जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन बनाता है? RBI बनाता है। तो ये पॉलिसी होती है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, और इसको कौन कंट्रोल करता है? तो इसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI। ठीक है। नेक्स्ट इज़ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? तो ये देखो, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। तो ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी टैक्सेशन के ऊपर और एक्सपेंडिचर के ऊपर। सिंपल टर्म्स में आप इसको बजट भी कह सकते हैं, यानी गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव हुआ और वो उन पैसों को वो कहाँ कहाँ खर्च करेगी, इसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BOP भी कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड होता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो एक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हुए हैं, यानी इंडिया ने जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं पूरे वर्ल्ड के साथ, इसको हम क्या कहते हैं? इस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट इज़ नेशनल इनकम। अभी हमने ये की फैक्टर्स देखे, क्या क्या होते हैं की कॉन्सेप्ट्स, अब इनको हम समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम मैंने अभी बताया कि नेशनल इनकम रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ ईयर, यानी एक साल में जितना भी गुड और सर्विस प्रोड्यूस हुए किसी कंट्री में, उनके टोटल वैल्यू को हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम में आपका जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं लिख देती हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें आपका जीडीपी भी आ जाता है। जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मैं लिख देती हूँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ भी प्रोडक्ट था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और साथ ही साथ एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो और साथ ही साथ पर्सनल इनकम, ये सब किसके अंदर आते हैं? नेशनल इनकम के अंदर। अच्छा, नेशनल इनकम को मेजर करने के कुछ मेथड्स हैं। 3 मेथड्स हैं इसमें, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे क्या? इन्फ्लेशन। कि इन्फ्लेशन क्या होता है? तो इन्फ्लेशन हमने देखा कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो अचानक से बढ़ जाए, यानी महंगाई। तो महंगाई को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कितने टाइप का इन्फ्लेशन होता है? तो 3 टाइप का होता है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और हाइपर इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ने लगती है। तो इसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? जब प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी जो चीज़ आप बना रहे हो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ जा रहा है, उसकी मशीनरी महंगी हो गई या उसके रॉ मटेरियल्स बहुत महंगे हो गए, तो उसकी प्राइस में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसी को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एंड नेक्स्ट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन एक स्टेज है इन्फ्लेशन का, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वो अनकंट्रोलेबल हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं? तो इन्फ्लेशन मेजर होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज़ CPI और होलसेल प्राइस इंडेक्स विच इज़ WPI। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? तो ये एक्चुअली वैल्यू है बास्केट ऑफ गुड्स की, जो कंज्यूमर्स को चाहिए होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। तो अभी हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब लोग काम करना चाहें पर उनको काम ना मिले, ऐसे जो ऐसा फेज़ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू पीपल विलिंग टू वर्क, यानी काम करना चाहते हैं बट अनेबल टू फाइंड जॉब्स, लेकिन जॉब ही नहीं मिल रही। अच्छा, ये भी कुछ टाइप्स की होती हैं। तो इसमें आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब आप एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करते हो, तो जो बीच के समय में आप अनएम्प्लॉय
अनएम्प्लॉयड हो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब चेंज हो इकोनॉमी में। जैसे अभी अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो वो लोग जो टेक्नोलॉजी के साथ उतना फेमिलियर नहीं है, उनकी अब मशीनरी टेक्नोलॉजी से ही चल रही है। जो पहले वो मैनुअली चलाते थे अब वो टेक्नोलॉजी से चल रही है और वो फेमिलियर नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ, तो उनकी जॉब चली जाएगी। इसको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता है इकोनॉमिक रिसेशन के कारण कि बहुत ज़्यादा रिसेशन आ गया तो लोग जॉब से हटाने लगते हैं लोगों को, इसको कहते हैं साइक्लिकल। देन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि आप जैसे आइसक्रीम कोई बेचता है तो गर्मी में तो एम्प्लॉयड है, आइसक्रीम बेच रहा है, लेकिन सर्दी आते ही कोई ख़रीद रहा ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। तो इसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला टॉपिक आता है हमारा जीडीपी एंड जीएनपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म हमने देखा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री विद इन अ ईयर। मतलब किसी कंट्री के अंदर, अगर इंडिया है तो इंडिया के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी टोटल वैल्यू इस जीडीपी। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। ये क्या है, तो ये भी देखो, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज रेजिडेंट। यानी किसी कंट्री का, मान लो इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में या इंडिया से बाहर, उन सब का टोटल वैल्यू क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, समझ गए। ये सिर्फ विद इन द कंट्री, ये कंट्री के अंदर है। और जीएनपी जो है आपका, वो कंट्री के अंदर भी है और साथ ही साथ बाहर से भी है। ठीक, लेकिन अगर आप कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ जानना चाहते हैं तो उसका इंडिकेटर क्या है, जीडीपी ही है। ठीक, तो जीडीपी ही हम ध्यान देते हैं। अगला, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ क्या होती है। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी हमने देखा कि कौन रेगुलेट करता है, तो सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये क्या, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कंट्रोल करती है मनी के सप्लाई को और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट्स को घटाती बढ़ाती है। मनी का सप्लाई इससे भी कंट्रोल होता है, इंटरेस्ट रेट से भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल वाली चीज़ें हैं, अगर मैं इसी वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको इन्फ्लेशन वगैरह का जब अगला वीडियो देखने को मिलेगा तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में है। अच्छा, ये रेगुलेट करने के लिए इनके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट या क्या क्या टूल्स हैं, तो आरबीआई यूज़ करती है रेपो रेट का। रेपो रेट क्या होता है भाई, तो जब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो जाते हैं लोन लेने किसके पास, आरबीआई के पास। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो किससे लोन लेते हैं, आरबीआई से। तो आरबीआई क्या करता है, इनके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। अब जैसे हम बैंक के पास अपने जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो जमा करने जाते हैं, तो बैंक भी अपने एक्स्ट्रा पैसे किसको जमा करते हैं, आरबीआई को। तो जब बैंक आरबीआई को पैसे जमा करते हैं तो जैसे हमें अपने जमा किए हुए पैसों पे इंटरेस्ट मिलता है, बैंक्स को भी अपने जमा किए हुए पैसों पे इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई से, और इसी को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसी तरह आता है आपका कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों ही बैंक्स क्या होता है, बैंक्सों को अपना कुछ अमाउंट ऑफ पैसा अलग करके रखना पड़ता है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है। तो ये सारी काफ़ी डिटेल वाली बातें हो जाएंगी, ये हम जब मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे तब डिटेल में समझेंगे। फिजिकल पॉलिसी इज़ इम्प्लीमेंटेड। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, ये इम्प्लीमेंट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट इससे क्या कंट्रोल करती है, टैक्सेशन को, अपनी स्पेंडिंग्स को और साथ ही साथ अपनी बोरोइंग्स को। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने देखा इसमें 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, करंट, कैपिटल और फाइनेंशियल। करंट अकाउंट में
गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड होता है कैपिटल अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, और फाइनेंशियल अकाउंट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और इन्वेस्टमेंट, इसको फॉरेक्स भी कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसको रेफर करता है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम, कि समय के साथ गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही, साथ ही साथ लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन और हेल्थ भी इम्प्रूव हो लोगों का। तो इंडिकेटर्स क्या क्या हैं डेवलपमेंट के? तो पहला तो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है पर कैपिटा इनकम, और थर्ड इज़ लिटरेसी रेट। लिविंग स्टैंडर्ड के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन के लिए आप लिटरेसी रेट देखेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड आपको पर कैपिटा इनकम से भी मिलेगा, और साथ ही साथ हेल्थ। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? तो गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेम करने में मदद करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसी में तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीएनपी सारी चीज़ें हैं। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की पावर इनसाइट्स देता है, वही हमने देखे। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट समझने में मदद भी करता है। पब्लिक फाइनेंस और फॉरेन ट्रेड को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। तो कंक्लूजन क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है ताकि हम ब्रॉडर इकोनॉमिक पिक्चर देख सकें किसी कंट्री का। गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स की हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है इकोनॉमी को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको पता चले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।